प्यारे बच्चों, मैं एस के शुक्ला। आज मैं एक छोटा सा आपको वीडियो क्लास देने वाला हूं जीएस के ऊपर। जीएस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं जो हिस्ट्री के ऊपर थे। आज का जो वीडियो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है और इसमें भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री है क्योंकि इसका टॉपिक जो है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थोड़ी बहुत इसमें हिस्ट्री भी शामिल होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। तो जब हम इस टॉपिक को देखेंगे तो इसमें एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या होता है, पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर हम पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए लैंड। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिस कानून पर आधारित उस देश में जितने भी सिस्टम्स हैं उस संविधान के ऊपर बेस्ड रहते हैं। उस देश में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है या बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं और उसी के द्वारा संचालित होते हैं। सो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके ऊपर उस देश की सारी व्यवस्थाएं निहित होती हैं या उस पर आधारित होती हैं। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो वर्तमान संविधान है उस वर्तमान संविधान का इतिहास 70-72 सालों का है बस। उसके पहले संविधान किस रूप में स्थित था, संविधान का क्या प्रारूप था, उसको हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो हम लोग स्टार्ट एंशिएंट पीरियड से करेंगे। तो क्या प्राचीन भारत में भी आज की तरह कोई लिखित संवैधानिक व्यवस्था थी? तो ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो राजा थे वो शासन चलाते थे धर्म सूत्र के आधार पर। सो इन एंशिएंट पीरियड देयर वेर धर्म सूत्रास रिटन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए धर्म सूत्र थे, जैसे गौतम का धर्म सूत्र हो गया, वात्स्यायन का हो गया, वशिष्ठ का हो गया। ऐसे बहुत सारे धर्म सूत्र के रचनाकार थे, लेखक थे और उन्हीं धर्म सूत्रों को आधार मानकर प्राचीन काल में जो शासक थे अपना शासन चलाते थे। तो ये तो बात प्राचीन काल की होगी। जब हम मध्यकाल में आते हैं तो भारत पर मुस्लिम रूल स्टैब्लिश होता है। बेसिकली सल्तनत पीरियड से भारत में मुस्लिम रूल की शुरुआत मानी जाती है। तो जब मुस्लिम रूल भारत में आया तो उस समय शासन जो था, शासक जो था, वो अपना शासन किस आधार पे चलाता था? तो उस समय जो शासन चलता था वो मुस्लिम लॉ के ऊपर, मुस्लिम लॉ पे आधारित चलता था, जिसको हम शरीयत कहते हैं। इट इज कॉल्ड शरीयत। तो उस पीरियड के जो मुस्लिम शासक थे वो शरीयत के आधार पे शासन चलाते थे और साथ साथ लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का भी ध्यान रखते थे। यानी जो स्थानीय परंपराएं जो थी, लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये भी उनके जहन में होता था। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड में। जो हमारा अभी का जो संविधान है इसका अगर हम रूट देखें, इसकी जड़ें देखें, तो इसकी जड़ों की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी से होती है। 16th सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है जब भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था। आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में भारत में आने वाली जो पहली व्यापारी कंपनी थी वो पोर्टुगीज थी। इसके बाद 17वीं शताब्दी में भारत में डच आए, इंग्लिश आए, जिसको इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इसके बाद डेन्स आए, इसके बाद फ्रेंच आए। बहुत सारी ये व्यापारिक, अलग अलग व्यापारिक कंपनियां जो थी और भारत में आई 16वीं और बाद में 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में।
और इन सारी व्यापारिक कंपनियों में एक ऐसी व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पे अपना शासन स्थापित किया। इट एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल एंड पॉलिटिकल रूल ओवर इंडिया। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल रूल ओवर इंडिया। तो इन सारी व्यापारिक कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार जमाया और यहां पे अपनी शासन व्यवस्था मजबूत की और संवैधानिक विकास की शुरुआत की। तो सबसे पहले मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको दूंगा, उसके बाद संवैधानिक जो ऑफ रूट्स से संवैधानिक जो रूट्स कैसे जर्मिनेट्स किए थे उनकी हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी उसके बारे में बेसिक चीज मैं अभी आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई होती है, बहुत सारे इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था उस समय के लिए, क्योंकि उस समय व्यापार करना बड़ा ही रिस्की था। अगर कोई व्यापारी अपना पूरा पैसा लगा के व्यापार करता था और समुद्र में अगर उसका जहाज डूब जाए या समुद्री लुटेरों के द्वारा उसका जहाज लूट लिया जाए तो उसकी पूरी संपत्ति तबाह हो जाती थी, वो कंगाल हो जाता था, वो आगे बिजनेस करने के काबिल नहीं रह पाता था। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट उस समय आया, जिसमें बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर एक बड़ी कंपनी खड़ी की इंग्लैंड में, जिसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और वो व्यापारी जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया उनका नाम मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा गया है। उनको मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा गया। आगे इस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि इसको 1600 ईस्वी में ही 1600 एडी में ही रॉयल चार्टर मिला। और ये रॉयल चार्टर जो था ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस रॉयल चार्टर की वजह से इसको ट्रेड मोनोपोली मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली 15 इयर्स के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला। और ये व्यापारिक एकाधिकार क्या कहता था? इसको व्यापारिक एकाधिकार इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने का मिला। और ये व्यापारिक एकाधिकार क्या था इसको मैं आगे डायग्राम से आपको बताऊंगा। तो इंग्लैंड की इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार इस रॉयल चार्टर की वजह से मिला जो 1500 सालों के लिए था। इसी कंपनी को इससे भी बड़ा रॉयल चार्टर 1609 में मिला। इट गॉट अनदर रॉयल चार्टर। एक दूसरा रॉयल चार्टर 1609 एडी में मिला, सेकेंड रॉयल चार्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड रॉयल चार्टर। पहला रॉयल चार्टर जो था वो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, और दूसरा रॉयल चार्टर जो था जेम्स फर्स्ट ने दिया था। जेम्स फर्स्ट ने इस ट्रेड मोनोपोली को कंटिन्यू किया और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया, यानी अब 15 साल नहीं, अनिश्चित काल के लिए यह ट्रेड मोनोपोली अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। हालांकि उसमें एक प्रोविजन था कि 2 साल के प्रायर नोटिस पे उस ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया जा सकता था। तो ये बात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ऑफिस जो था वो लंदन में था। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर और इसमें 24 मेंबर्स होते थे, और इन 24 मेंबर्स और गवर्नर की नियुक्ति जो है वे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो थे वो किया करते थे। और इट वॉज डन ईयरली, सालाना किया जाता था। इट वॉज डन ईयरली, हर साल इनकी नियुक्ति की जाती थी। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को कंट्रोल करता था। अब अगले स्टेप में हम लोग आगे देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कैसे हुआ।
जरा इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। यहां पे मैं इंग्लैंड का एक मैप बना रहा हूं, ये इंग्लैंड है और यहां की ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दिया गया और ये ट्रेड मोनोपोली क्या कहता था कि इंग्लैंड से मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ या साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ये भारत का मैंने मैप बनाया है, भारत के साथ या साउथ ईस्ट एशिया के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर सकता था। इंग्लैंड की किसी दूसरी कंपनी को यह अधिकार नहीं था कि वो भारत आकर भारत और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करे। तो ये बहुत बड़ा व्यापारिक एकाधिकार था। हालांकि इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां जो थी चोरी चुपके ट्रेड करती थी, जिनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। अब हम बात करते हैं, इंग्लैंड जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में भारत आई और भारत आकर उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन इंडिया। और इन्होंने जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, दो तरह की फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, स्मॉल फैक्ट्रीज और बिग फैक्ट्रीज। तो ज्यादातर भारत में इनकी स्मॉल फैक्ट्रीज ही खुली। बिग फैक्ट्रीज की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले स्मॉल फैक्ट्रीज की चर्चा करते हैं। फैक्ट्री जो थी उस समय, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री जो थी वो एक अधिकारी के अंतर्गत उसके नियंत्रण में होती थी। उस अधिकारी को फैक्टर कहा जाता था। सो फैक्टर वॉज द इंचार्ज ऑफ दिस फैक्ट्री। और फैक्ट्री जो थी वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, वहां पे कोई किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता था, बल्कि यहां पे भारतीय वस्तुओं को खरीद कर रखा जाता था। ये फैक्टर क्या करता था? फैक्टर परचेज्ड इंडियन गुड्स, ही परचेज्ड इंडियन गुड्स। ये भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करता था और इस फैक्ट्री में उसको रखा जाता था। और ये भारतीय वस्तुओं की खरीदारी बहुत ही कम कीमत पे करता था, वेरी लो प्राइस। और फिर क्या करता था फैक्टर कि उन वस्तुओं को वेस्टर्न मार्केट में पोर्ट के तहत अलग अलग बंदरगाहों से वेस्टर्न मार्केट में ले जाकर बेचता था। और ये बहुत ही ऊंची कीमत पे बेची जाती थी, हाई प्राइस। और इसमें जो मुनाफा होता था वो मुनाफा उस कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको सैलरी देने के बाद बाकी जो मुनाफा था शेयर होल्डर्स में बढ़ जाता था। ये इनका यही व्यापारिक मॉडल था। ये भारतीय वस्तुओं को भारत में बहुत ही सस्ते कीमत पे खरीदते थे और वेस्टर्न मार्केट में बहुत ही ऊंची दर पे बेचते थे। तो प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सी भारतीय वस्तुओं की खरीदारी करते थे? तो बेसिकली ये खरीदारी करते थे कॉटन की, सिल्क की, इंडिगो की और स्पाइसेस की, मसालों की। तो ये चार प्रमुख वस्तुएं थी जिनकी फैक्ट्री के अंदर खरीदारी करके उसको रखा जाता था और बाद में पोर्ट्स के माध्यम से, अलग अलग पोर्ट्स के माध्यम से उसको वेस्टर्न मार्केट में ले जाके बेचा जाता था। अब हम बात करते हैं बड़ी फैक्ट्रियों की। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन बड़ी फैक्ट्रियां थी। पहला था कलकत्ता, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था मद्रास। कलकत्ता जो था, मान लीजिए कलकत्ता है और ये आपका बॉम्बे है और ये आपका मद्रास है। तो कलकत्ता जो था ईस्टर्न कोस्ट पे जितनी भी फैक्ट्रियां थी उनको सुपरवाइज करता था। मद्रास जो था वो साउथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी उनको नियंत्रण में रखता था। और बॉम्बे जो था वेस्ट कोस्ट पे ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रियों की देखरेख करता था। तो इस तरीके से तीन बड़ी फैक्ट्रियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन तीनों बड़ी फैक्ट्रियां जो थी वो प्रेसिडेंट के अंतर्गत थी। यहां का जो अधिकारी होता था, जैसे छोटी फैक्ट्रियों का अधिकारी फैक्टर होता था,
बड़ी फैक्ट्रियों के अधिकारी को हम प्रेसिडेंट कहते थे। और चूंकि ये प्रेसिडेंट के अंतर्गत था, इसलिए इन तीनों टाउन्स को प्रेसिडेंसी टाउन के नाम से जाना गया। दे वर कॉल्ड प्रेसिडेंसी टाउन्स। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं अगले लैप में। जरा देखते हैं हम आगे आगे क्या होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने लगी तो उसके मन में यह विचार आया कि भारत के पूरे व्यापार पे पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नियंत्रण हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे कंपटीटर्स थे। कौन कौन थे? पोर्टुगीज थे, डच थे, डेन्स थे और फ्रेंच थे। और साथ में जो इंडियन ट्रेडर्स थे, इंडियन बिजनेसमैन, ये भी इनके कंपटीटर्स थे। तो इन कंपटीटर्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत थी एक बड़ी आर्मी की, एक सेना की जरूरत थी। और सेना को मेंटेन करने के लिए, सेना को ट्रेनिंग करने के लिए, अलग अलग हथियारों की खरीदारी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे धन की जरूरत थी। यह धन उसको कर्ज के रूप में इंग्लैंड से जब नहीं मिल पाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ये सोचना शुरू किया कि यह पैसा कहां से निकाला जाए। तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि यह पैसा इंडिया से ही निकाला जाए। उन्होंने क्या सोचा कि भारत के किसी क्षेत्र को कब्जा करके और वहां से भू राजस्व कर की वसूली करके यह पैसा निकाला जाए। और यही इन्होंने किया। इन्होंने ऐसी ही नीति बनाई। धीरे धीरे इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू किया और कब्जा करते करते धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारतवर्ष पे, ज्यादातर पूरे भारतवर्ष पे नहीं, भारत के लगभग 66% भाग पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और इस तरीके से ये एक व्यापारिक कंपनी से रूलिंग कंपनी बन गए। जरा हम लोग इसी क्रम में क्या आगे होता है उसको देखते हैं। तो इस क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा जो विजय हुआ वो हुआ पलासी की लड़ाई में, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी, पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। ये पलासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। और ये रॉबर्ट क्लाइव जो है इस लड़ाई को नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ा। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, बंगाल का ये नवाब था। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को अपने धूर्त नीतियों की वजह से, अपनी धूर्तता से जीता। कैसे जीता? उसने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसको ही अपने साथ मिला लिया और उसको ये लालच दिया कि तुमको मैं अगला बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो ये जो जंग थी अंग्रेजों ने अपनी धूर्त नीति को, अपनी धूर्तता की वजह से जीती थी। इसी क्रम में दूसरी लड़ाई हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है, बक्सर की जो लड़ाई है 1764 में हुई। तो पलासी की लड़ाई जहां उन्होंने धूर्तता से जीती थी, बक्सर की लड़ाई उन्होंने अपने मिलिट्री पावर के बल पे, अपने सुपीरियर टैक्टिकल मिलिट्री पावर की वजह से जीता। इस युद्ध को लड़ा था हेक्टर मुनरो ने। और हेक्टर मुनरो ने क्या किया? हेक्टर मुनरो ने उस समय भारतवर्ष की 3 बड़ी ताकतें थी, उन तीनों बड़ी ताकतों की कंबाइंड सेना को हराया। और वो तीनों बड़ी ताकतें क्या थी? पहला था मीर कासिम। ये मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था। ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। दूसरा जो बड़ा पावर था इसके साथ में, ये था मुगल एम्परर शाह आलम। मैं इसका नाम ही ले देता हूं, शाह आलम। ही वॉज मुगल एम्परर। और थर्ड जो था वो था नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, नवाब ऑफ अवध। और ये मुगल एम्परर था। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने
इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को 1764 में हरा दिया। और इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुआ। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 बड़े बड़े प्रांत मिल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा दे दिया गया। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग कंपनी बन गई। इट बिकेम अ रूलिंग कंपनी। अब रूलिंग कंपनी बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया, इन्होंने व्यापार अपना जारी रखा। इनका मेन पर्पस जो था अभी भी भारतीय व्यापार पे पूरी तरीके से कब्जा करने का था। अब आगे की चीज को हम आगे देखते हैं। टेक अ लुक एट इट। इसको देखते हैं हम। तो भारत पे अंग्रेजों के शासन को एक ग्राफ की मदद से जरा हम समझते हैं। यहां पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसको देखिए। (1757) हालांकि 1757 से ही बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे अंग्रेजों का वर्चस्व बन गया था, लेकिन असली वर्चस्व जो था वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत आया। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ मैंने बनाया है 1757 से 1857 के बीच का ग्राफ है। इस पीरियड में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड ओवर इंडिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपरवाइज कर रहा था ऊपर से ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन जो है ये इसको सुपरवाइज कर रहा था। पूरी तरीके से भारत पर राजनैतिक एकाधिकार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने समय समय पे अलग अलग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण किया। इसमें सबसे पहला जो एक्ट था वो था रेगुलेटरी एक्ट। (1773) का 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। और इस रेगुलेटरी एक्ट को भारत का पहला लिखित संविधान के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो आया पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद जो आए चार्टर एक्ट्स आए। हर 20 साल 1773 में आप 20 वर्ष जोड़ते जाइएगा तो चार्टर एक्ट आपको मिलते जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813। अगला जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1823। इसके बाद अगला जो एक्ट आया वो आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद जो आखिरी चार्टर एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था। दिस वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर शासन चला रही थी तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो लॉज बनाए गए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। यही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। इनको अलग अलग सेपरेटली आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं 1857 में। 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति के फलस्वरूप
ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के अधिकार को छीन लिया गया। अब यहां से 1858 से 58 से 1947 तक भारत पर शासन चलाने का काम जो था ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली किया। इसका मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो बॉडीज ने भारत पर शासन चलाया। 1797 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सुपरवाइजरी रूल किया ब्रिटिश क्राउन ने। और यहां 1858 से लेके 1947 तक भारत पर शासन ब्रिटिश क्राउन ने चलाया। अब ब्रिटिश क्राउन ने भी समय समय पे अलग अलग कॉन्सेशंस दिए इंडियंस को। और ये कॉन्सेशंस क्या थे? ये थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो था वो द एक्ट ऑफ 1919, ये जो था इसको मॉन्टेग कैम्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद आया एक्ट ऑफ 1935, इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नाइनटीन 1947 और इसके बाद भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आया। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जर्नी है। तो इससे आगे क्या हुआ, इसके आगे मैं अगले वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।